हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और जुनून का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल हम लोग देखने वाले आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो आपका इंग्लिश टेस्ट 4 नवंबर को गणित का होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 4 नवंबर को क्लास 9 का गणित का होने वाला है, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखना। और और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से ज़रूर कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसे भी जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसे फॉलो कर लेना। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, दिया गया आपका पूर्णांक रहेगा आपका 40 और आपका समय दिया जाएगा 90 मिनट। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहले आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। सेक्शन ए का है 10 क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का 20 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का सब। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है, यानी कि वृत्त का केंद्र जो होता है वृत्त कहाँ स्थित होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ए बहिर्भाग में होता है, बी अभ्यंतर यानी कि अंदर होता है, सी ए एंड बी दोनों यानी कि बहिर्भाग में भी है, अभ्यंतर में भी है, फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्यंतर, यानी कि कोई वृत्त है उसका केंद्र जो है वृत्त के अंदर ही स्थित होता है। यही होता है आपका अभ्यंतर, वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर बोला जाता है। तो नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से अधिक हो, वृत्त के में स्थित होता है, यानी कि वृत्त कहाँ स्थित होता है। ए बहिर्भाग में होता है, बी अभ्यंतर में होता है, सी ए एंड बी दोनों में होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहिर्भाग में होता है। कहने का मतलब है कोई वृत्त है, मान लो कोई वृत्त है, एक बिंदु जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से अधिक हो। ठीक है, कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक हो, मान लो उसका दूरी कहाँ होगा, यानी कि वृत्त के में कहाँ स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा बहिर्भाग, यानी कि वृत्त के बाहर स्थित हो जाएगा। ये आपका वृत्त है, यहाँ से बाहर स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो वृत्त के स्थित होता है। ए बहिर्भाग में, बी अभ्यंतर में, सी ए एंड बी दोनों में, फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्यंतर में। कैसे होगा, क्या बोल रहा है, मान लो कोई वृत्त है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो, यानी कि मान लो उसकी त्रिज्या यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका अभी हो गया, क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, ये त्रिज्या से कम हो, सॉरी त्रिज्या नहीं होगा, ये त्रिज्या आपका ए वाला होगा, है ना, त्रिज्या से कम हो, यानी कि मान लो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो मान लो वो बिंदु क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मान लो यहाँ पे आ रहा है वृत्त के केंद्र से, 2 यहाँ पे आ रहा था, क्या हो गया, ये आपका वृत्त है, वृत्त के अंदर ये बिंदु स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा अभ्यंतर, यानी कि अंदर में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, यानी कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है। ए चाप होता है, बी जीवा होता है, सी व्यास होता है, फिर डी त्रिज्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी व्यास होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई वृत्त है, मान लो बड़ी जीवा तो एक यहाँ पे भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कहाँ पे होगा, जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा, वृत्त के केंद्र से जो होकर के जाएगा, यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगा। ठीक है, और यही जीवा क्या हो जाएगा आपका केंद्र से होकर के जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। यहीं पे पूछ रहा था, अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा हुआ तो आप लोग को अच्छे से पता चल रहा होगा, वृत्त चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन। एक चाप क्या होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, व्यास का सिरे हो। ए अर्धवृत्त होता है, यहाँ पे बी होता है ना, त्रिज्यखंड होता है, या फिर सी लघु चाप होता है, डी व्यास होता है। तो इसका जो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बस एक क्लिक ही तो करना रहता है, इसके कोई भी आप लोग को चार्ज नहीं लगता है, बस एक क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक कर लो।
वृत्तखंड एक चाप है, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है, यानी कि वृत्तखंड के बीच के भाग का होता है। एक केंद्र, बी जीवा, सी व्यास, डी त्रिज्या। सो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जीवा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये हमें पूछ रहा है। जिस तल पर स्थित होता है, ए 1 भाग में, बी 3 भाग में, सी 4 भाग में, फिर डी 2 भाग में। सो 7 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 भाग में। ठीक है, जिस तल पर स्थित होता है उसे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा वृत्त का क्या कहलाता है, यानी कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा वृत्त का क्या कहलाता है। ए चाप कहलाता है, बी जीवा कहलाता है, सी व्यास कहलाता है, या फिर डी त्रिज्या कहलाता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए चाप कहलाता है। मान लो कोई वृत्त है, उसका कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक मिला रहा है तो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का क्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र और वृत्त का पर स्थित किसी बिंदु, मान लो ये कोई वृत्त है, ये आपका वृत्त का केंद्र है और वृत्त के बाहर स्थित कोई ये बिंदु है। दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग, दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे हम लोग। मान लो दोनों को मिला दिए। ठीक है, मान लो ये बिंदु यहाँ पे है, दोनों का जब मिला लिया तो ये रेखा जो है आपका बना, ये क्या कहलाएगा, यहीं पे पूछ रहा है। तो क्या कहलाएगा, आप लोगों ने त्रिज्या का आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा हुआ था, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, वृत्त के केंद्र से होकर परिधि तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन नहीं बन रहा है, सेम कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त होते हैं, समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त होते हैं, त्रिज्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सर्वांगसम होते हैं, बी केवल समरूप होते हैं, सी उपरोक्त सभी होते हैं, फिर डी इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वांगसम होता है, यानी कि कौन कुछ भी हो, लंबाई सर्वांगसम अगर हो गया तो सारा का सारा चीज़ बराबर हो जाएगा, यानी कि सेम टू सेम मान लो कॉपी है वो। ठीक है, सर्वांगसम होते हैं दोनों वृत्त। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, 2 वृत्तों के सर्वांगसम होने की शर्त लिखिए, यानी कि 2 वृत्त है मान लो, उनको सर्वांगसम करना है तो उन लोगों का शर्त क्या होगा। क्योंकि केवल त्रिज्या समान हो जाए ना तो दोनों वृत्त सर्वांगसम हो सकता है। मान लो कोई वृत्त है 2 वृत्त है, सेकेंड दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, सर्वांगसम है तो एक इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा दोनों वृत्त। ठीक है, अगर दोनों त्रिज्या बराबर हो जाएगा तो। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की जीवा को परिभाषित कीजिए। वृत्त का जो जीवा होता है, ये आपका वृत्त हो गया, आपका जीवा हो गया मान लो, इसी को आप लोगों को परिभाषित करना है। जीवा वृत्त पर कोई बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त के कोई बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा करते हैं, जैसे हमें चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये आपका बिंदु नंबर ए है, बिंदु नंबर बी है। ठीक है, दोनों को मिला लिए हम लोग तो ये क्या कहलाएगा, आपका जीवा कहलाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन इसमें भी है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन बोलता है आपका, आकृति में केंद्र ओ एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री है तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे जैसे दिया हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया है, क्या बोल रहा है सबसे शुरू में, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। यानी कि मान लो ये अपने चित्र भी दिया गया है। ठीक है, 3 बिंदु है ए बी सी, यहाँ पे 3 बिंदु आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, ये वाला क्यों आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट है कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए ओ किधर है, ए ओ आपका वो है। ठीक है ना, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, आपका 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका बोल रहा है यदि चाप ए
बी सी ये आपका चाप, ठीक है। अतिरिक्त बिंदु डी पर एक बिंदु है तो ए डी सी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या करना ज्ञात करना है, ए डी सी। यहाँ पे आप लोग को एक ए डी सी को ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है, यानी कि जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसी चीज़ को लिखते हैं। कौन सा कोण निकालना है आपको, एक कोण निकालना है, आप लोग को याद रखना, ठीक है। एंगल यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि जो दिया है यहाँ पे दिया गया था ना, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। एंगल मतलब आप लोग यही समझना, ठीक है। बी ओ सी ऐसे आप लोग को समझना है, ठीक है। यहाँ पे एंगल इंग्लिश में लिखा हुआ है। बी ओ सी बराबर 30 डिग्री भाग के किसी बिंदु पर बने कोण पर दुगुना होती है, यानी कि दोनों भाग के जो बने कोण के दुगुना होती है। देयरफॉर इसलिए एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा ए ओ सी, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। 30 + 60 आपका 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो नेक्स्ट आपका चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी कि ये जो कोण बना आपका, इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो कोण बना आपका 90 डिग्री का बना, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तब लोग क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो एक बोल क्या रहा है, दोनों चाप है, ए बी सी चाप है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपका जब 90 डिग्री है तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, ये जो है आपका कोण इसका आधा होगा, ये कोण इसका आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा एक केंद्र पे है, एक वृत्त पे बनाया गया है। तो जो वृत्त पे बनाया जाता है वो वृत्त पे जो बनाया गया इसका दुगुना होता है ये, तो इसका आधा नहीं हो जाएगा ये। जब इसका 90 है तो ये आपका यही पे पूछ जाता है 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा। इसलिए एंगल ए ओ सी बराबर 2 एंगल ए डी सी बराबर, ठीक है, 90 डिग्री बराबर 2 एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री बाई 2, यानी कि 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। मान लो ये कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक यहाँ आपका त्रिज्या है, सॉरी व्यास है, व्यास से एक कोण खींचा गया है, किस पे, वृत्त पे खींचा गया है। तो यही सिद्ध करना है कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे समकोण कोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही चीज़ यहाँ पे सिद्ध करना है। आपका नियम होता है, यानी कि कोई वृत्त है, मान लो थोड़ा सा बड़ा हम लोग बना लेते हैं, और ये आपका व्यास है, ठीक है, और आपका क्या है, केंद्र है, ठीक है। तब जब यहाँ से हम लोग इस व्यास से हम लोग कोई भी कहीं भी हम लोग वृत्त के किसी भी कोने पे, कोना तो नहीं होता है वैसे, कहीं भी हम लोग जब चाप इसको खींचेंगे हम लोग जीवा को, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहीं पे इसको सिद्ध करना है कैसे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दिया गया है, देखिए जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे सी, क्या दिया गया, सी दिया गया है, सी ओ और आर, ओ एंड आर, ठीक है। जिसमें ए बी व्यास और कोण ए सी बी अर्धवृत्त का कोण है, ए सी बी अर्धवृत्त का कोण है, और ए बी व्यास है, ए बी क्या व्यास है, मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, ठीक है। प्रमाण हम लोगों के पास क्या है, सबसे हम लोगों को क्या पहले लिखना होता है, दिया गया, उसके बाद प्रमाण लिखना होता है, फिर रचना करना होगा तो रचना लिखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग सीधे प्रमाण में चलते हैं। चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, ठीक है। किसके दुगुना होता है, ए ओ बी बराबर 2 ए सी बी हो जाएगा। इसलिए ए ओ बी जो है 2 ए सी बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए ओ बी बराबर 2 ए सी बी, यानी कि इसका जो है ये दुगुना होगा। यहाँ पे आप लोग को ऐसे ही पता चल रहा होगा कि ये बनता है आपका 180 डिग्री का बनता है। तो जब हम लोग इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। बराबर 180 डिग्री बराबर ए सी बी इंटू ए ओ बी बराबर 180 डिग्री रेखीय कोण से, किससे, रेखीय कोण से। ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, रेखीय कोण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए सी बी हम लोग निकालते हैं, ये वाला कोण ए सी बी, इसको हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ए सी बी बराबर 180 डिग्री बाई 2 बराबर 90 डिग्री।
इसलिए ए सी बी बराबर 90 डिग्री सत्यापित हो गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आपका वीडियो पार्ट 1 है, नेक्स्ट हम लोग ये आपका सेट 1 है, नेक्स्ट हम लोग सेकंड वीडियो में सेट 2 को देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।